Hello, my dear students. I am Saif Ali and welcome to the another video of the ज्ञान कुंभ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 3। इससे पहले हमने इसी चैप्टर में अणुओं के बारे में सीखा था और आज हम इसी से संबंधित मूलर द्रव्यमान यानी मूलर मास तथा मोल की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ मोल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ज्ञान कुंभ। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है मोलर द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को समझने से पहले हमें एटॉमिक मास के बारे में पता होना चाहिए और एटॉमिक मास के बारे में हम डिटेल में साइंस के चैप्टर 4 में पढ़ेंगे और आज हम उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है वो किसी एटम के अंदर यानी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। अब हर एक तत्व में उनकी संख्या अलग अलग होती है, इसीलिए हर एक तत्व का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार अलग अलग होता है और उसी पर निर्भर करता है मोलर द्रव्यमान या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी तत्व के अणु या फिर यौगिक के अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या जो है और उनका जो परमाणु द्रव्यमान है उनका कुल द्रव्यमान मिलाकर के मॉलिक्यूलर मास बन जाता है या फिर मोलर द्रव्यमान बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के कुल भार को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान या फिर मॉलिक्यूलर मास। अब उदाहरण के लिए आपको पता ही है कि दो प्रकार के अणु होते हैं, एक तो तत्वों के अणु और एक यौगिकों के अणु। तो जैसे तत्वों का अणु हम लेते हैं नाइट्रोजन यानी N2। तो इसका जो अणु है इसमें दो परमाणु उपस्थित हैं और नाइट्रोजन के अंदर जो है इसके 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका परमाणु भार हो गया 14 यानी 14 यूनिट का परमाणु भार और इसमें दो परमाणु उपस्थित हैं। तो इसीलिए इसका कुल मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 14 to the 28 यानी 28 यूनिट का। ठीक है, अब है एक और उदाहरण यौगिक के अणु का। अब यौगिक जैसे नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। अब इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1 यूनिट का। इसमें नाइट्रोजन का भी एक परमाणु है, तो नाइट्रोजन का अभी मैंने बताया 14 यूनिट का परमाणु भार हो गया और ऑक्सीजन का होता है 16 यानी 16 यूनिट का। और 16 ऑक्सीजन की कितने परमाणु संख्या है? यहाँ पर 3, तो इसमें 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये कुल कितना हो जाएगा 1 और 14 15 और 15 यूनिट प्लस 16 3 48 यूनिट। टोटल कितना हो गया 5 और 8 13 4 और 1 5 और 1 6 63 यूनिट इसका पर मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर द्रव्यमान निकल के हमारे सामने आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब हम समझेंगे मोल कंसेप्ट को या फिर कंसेप्ट ऑफ मोल को। तो स्टूडेंट्स, मोल की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ मोल समझने के लिए हम एक अभिक्रिया पर नजर डालते हैं। 2H2 यानी हाइड्रोजन के दो अणु प्लस O2 ऑक्सीजन के एक अणु से
अभिक्रिया करके 2H2O यानी पानी के 2 अणु बनाते हैं। अब इस अभिक्रिया में हमें अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या का साफ साफ पता चलता है कि जैसे हाइड्रोजन में कुल परमाणु की संख्या है H2 यानी 2 तो ये हुआ और 2 2 4 यानी 4 परमाणु हाइड्रोजन की, और ऑक्सीजन की 2 परमाणु, और इस तरफ हाइड्रोजन की 4 परमाणु और ऑक्सीजन की 2 परमाणु हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ड्यूस के इस तरफ यानी दोनों तरफ परमाणुओं की और अणुओं की संख्या एक समान है, यानी ये एक संतुलित समीकरण है। अब इसमें हम एटॉमिक मास के हिसाब से या फिर मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन की कुल परमाणुओं की संख्या है 4 और हाइड्रोजन की एक परमाणु का जो है एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट। तो 4 का कितना हो जाएगा 4 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। तो 2 परमाणुओं कितना हो जाएगा 32 यूनिट, यानी इस तरफ टोटल 36 यूनिट निकल के आ रहा है मॉलिक्यूलर मास इन दोनों का। अब क्या इस तरफ भी 36 है, देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 4, तो हाइड्रोजन के भी 4 यूनिट हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और O यानी 2 परमाणु ऑक्सीजन की। तो इस तरफ भी 32 यूनिट निकल के आ रहा है ऑक्सीजन का। तो टोटल 36 यूनिट मॉलिक्यूलर मास पानी के अणुओं का है, यानी जितनी मात्रा में अवयव है, जितनी मात्रा है मॉलिक्यूलर मास की अवयवों की, उतनी ही जो प्रोडक्ट हमारे सामने निकल कर आया है उतनी ही मात्रा मॉलिक्यूलर मास की है इस प्रोडक्ट की। तो दोनों तरफ एक समान है। अब हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में हम उसके अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या तथा उसके परमाणु भार को भी या फिर उसके मॉलिक्यूलर भार को भी हम आसानी से समझा सकते हैं। अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए हमारे सामने लाया गया मूल। तो अब ये मूल क्या होता है? मूल होता है कि किसी पदार्थ में उपस्थित उसके सभी कणों की संख्या को जिस मात्रा से हम दर्शाते हैं उस मात्रा को हम कहते हैं मूल। अब एक मूल होता कितना है? वो होता है एक मूल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी एक मूल में पार्टिकल्स की जो संख्या होती है यानी कणों की जो संख्या होती है वो इतनी होती है। अब अगर कोई आपसे कहता है कि 2 मूल, कोई किसी पदार्थ की जो मात्रा है 2 मूल है या 3 मूल है, तो आप इसमें इस संख्या में 2 का या फिर 3 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मूल अवधारणा समझ में आ गई होगी। तो हमने मूल अवधारणा तो समझ ली। अब हम इससे संबंधित इसका कुछ इतिहास पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले अभी हमने जो 1 मूल का जो अमाउंट पढ़ा, ये जो अमाउंट है ये हमें दिया था एमेडियो एवोगाड्रो ने, और उन्हीं के सम्मान में इसको जो 1 मूल की जो क्वांटिटी है इसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। और इसको इस तरह से भी बोला जाता है कि अगर किसी पदार्थ की मात्रा आपको 4 एवोगाड्रो नंबर्स में दी हुई है तो आप इस नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करके इसका मूल जो है या फिर इसके पार्टिकल्स की संख्या निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो इसी से संबंधित इसका इतिहास है वो है मूल से संबंधित। ये जो वर्ड है मूल, ये हमें सबसे पहले दिया था 1896 में विलियम ओस्टवार्ट ने, और उन्होंने ही इस अवधारणा को हमें समझाया था। इसके बाद इस अवधारणा को सन 1967 में पूरी दुनिया में अपना लिया गया था। तो उम्मीद है आपको मूल अवधारणा से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के कंटेंट के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।